बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं निजीकरण के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। हमने जाना कि नई आर्थिक नीति जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों को लेकर आई, जिनमें प्रमुखतया उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण है। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, योजना आयोग की पृष्ठभूमि क्या रही तथा नई आर्थिक नीति एवं आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, हमने इन बातों को जाना था। आज हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं निजीकरण तथा वैश्वीकरण की ओर कदम किस प्रकार से बढ़े। स्टेप्स टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आइए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध विकास में उत्पन्न दोषों के कारण 1991 के आर्थिक एवं वित्तीय संकट ने आर्थिक नियोजन एवं विकास की प्रक्रिया को ही झकझोर दिया और सरकार ने अर्थव्यवस्था को सरकारी तंत्र के कठोर नियंत्रणों से निकालकर बाजार उन्मुख एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए आर्थिक सुधार तथा आर्थिक उदारीकरण की कई नीतियां शुरू की, जहां एक और भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, सरकारी व्यय में फिजूल खर्ची की कटौती की गई, भौतिक तरलता में वृद्धि तथा कृषि, उद्योग, परिवहन एवं संचार क्षेत्र में नियंत्रणों में ढील देकर आर्थिक उदारीकरण के अल्पकालिक उपाय किए गए। वहाँ दूसरी ओर दीर्घकालीन आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में संरक्षणवादी प्रशुल्क बाधाओं के समापन, वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं के निजीकरण, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट तथा उनमें भी निजीकरण को प्रोत्साहन देना, कृषि, उद्योग एवं परिवहन तथा संचार क्षेत्र में नियंत्रणों में ढील एवं सुधारों का सिलसिला चालू किया। कर ढांचे में क्रांतिकारी सुधार करने तथा सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करने के प्रयास जारी हैं। इन सब अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों एवं सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था के बाजार उन्मुख होने का मार्ग प्रशस्त हुआ और निजी क्षेत्र के उद्यमियों एवं साहसियों को नियंत्रण से मुक्ति मिलने के कारण तीव्र विकास में उनका हौसला बढ़ा है। आर्थिक विकास प्रक्रिया में जन सहयोग बढ़ने लगा है और देश में नौकरशाही एवं इंस्पेक्टर राज से छुटकारा एवं राहत कुछ स्तर पर मिलने लगी है। आइए जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख आर्थिक सुधार, मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी, या यूँ कहा जाए आर्थिक उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों की नवीन आर्थिक नीति के प्रमुख तत्व एवं भारतीय नियोजन पर प्रभाव, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी एंड इंडियन प्लानिंग। जुलाई 1991 के आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक सुधार उद्योग, कृषि, विदेशी व्यापार, परिवहन एवं संचार आदि क्षेत्रों में किए गए हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं एवं तत्व हम इन शॉर्ट समझते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक सुधार, मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस क्षेत्र के प्रमुख सुधार कुछ इस प्रकार हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग केवल 5 उद्योगों तक सीमित। तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नवीन आर्थिक नीति सुधारों से केवल 5 मदों के लिए ही औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ेगा। इससे उद्योगों की स्थापना में अनावश्यक विलंब एवं लाइसेंस में व्याप्त बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 3 कर दी। इससे निजी क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अधिक सक्रिय भूमिका का अवसर मिलेगा।
अब तक के आरक्षित क्षेत्रों में छूट मिलने से निजी क्षेत्र को उनमें उद्योग स्थापना का मौका मिला है। लघु उद्योगों में पूंजी निवेश सीमा में वृद्धि। 1996-97 में लघु उद्योगों में संयंत्रों एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा, जिसे हम इन्वेस्टमेंट सीडिंग भी बोलते हैं, को 60 लाख रुपए तथा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया है तथा अधिलघु क्षेत्र के लिए सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। किंतु 1999-2000 में पुनः पूंजी निवेश सीमा को 3 करोड़ रुपए से घटाकर केवल 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2006 की नई नीति में लघु उद्योगों की पूंजी सीमा तय की गई है और ये जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सीमा बढ़ती रहती है। विनिवेश आयोग की स्थापना। 1996-97 में सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों के विनिवेश की नीति निर्धारण एवं चयन के लिए विनिवेश आयोग की स्थापना की गई। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन। विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नियम बनाने हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन 1996-97 में किया गया। खनिज क्षेत्र के 3 उद्योगों को 50% तथा अंश पूंजी में स्वतः अनुमोदन से विदेशी निवेश तथा 9 उद्योगों में 74% तक स्वतः अनुमोदन से अंश पूंजी में विदेशी निवेश की छूट 1996-97 में दी गई। चीनी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल एवं आकर्षक बनाया गया। चीनी की कीमतों पर नियंत्रण समाप्त कर दिया है। विदेशी निवेश संवर्धन परिषद FIPC का गठन। सन 1996-97 में ही भारत सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने तथा चयनित उद्योगों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु इस परिषद का गठन किया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कई उद्योगों में 51% से 100% तक अंश पूंजी की छूट और उसके लिए स्वचालित अनुमोदन, दैट मीन्स ऑटोमेटिक अप्रूवल की व्यवस्था से 100% उन्हें भारतीय उद्योगों में अपनी नीति निर्धारण का अधिकार मिल गया है। इससे जहां एक और उन्नत टेक्नोलॉजी के मुक्त आयात का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारत में अधिकाधिक विदेशी पूंजी निवेश का आकर्षण पैदा हुआ है। सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूंजी के विनिवेश की छूट। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से प्राप्त राशि का अधिक लाभकारी उपयोग हो सकेगा। निरंतर घाटे में चलने वाली सार्वजनिक उपक्रमों में बहिर्गमन नीति का अनुसरण, दैट मीन्स एग्जिट पॉलिसी। निरंतर घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों के वित्तीय भार से मुक्ति दिलाने के लिए उनमें बहिर्गमन नीति अर्थात एग्जिट पॉलिसी लागू की गई। अर्थात किस प्रकार से वो अपने बिजनेस से एग्जिट कर सकते हैं। इस नीति का क्रियान्वयन अब संयुक्त मोर्चा सरकार, जो साम्यवादी पार्टियों से समर्थित है, को करना है, अतः वह इस नीति को लागू करने में कम रुचि दर्शाएंगी। ये पहले की बातें हैं, आज ये चीज़ें बहुत सरल हो चुकी हैं। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP के सुधार से ऐसी कंपनियों की परिसंपत्ति सीमा समाप्त कर दी है और उन्हें आर्थिक विकास के क्षेत्र में अधिक छूट देने की नीति अपनाई गई है। अब ये कंपनियां अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भागीदारी बन सकती हैं। अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश को उदार बनाने से देश में जुलाई 1991 से 2000 की अवधि में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के बराबर विदेशी पूंजी निवेशों के प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं और लगभग 1,81,566 करोड़ रुपए तुल्य के बराबर विदेशी पूंजी निवेश का प्रवाह हुआ है। सितंबर 2006 विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावित अनुमोदनों में सर्वाधिक निवेश अंतर प्रवाह विद्युत एवं रिफाइनरी क्षेत्र में 38,918 करोड़ रुपए, जबकि दूरसंचार क्षेत्र के लिए 16,132 करोड़ रुपए, धात्विक उद्योगों के लिए 3,328 करोड़ रुपए, परिवहन उद्योगों के लिए 14,502 करोड़ रुपए, उपभोग क्षेत्रों के लिए 4,852 करोड़ रुपए मिले हैं। आधारभूत संरचना विकास के लिए निजी क्षेत्र को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिए जाने की नई आर्थिक नीति में व्यवस्था है ताकि विद्युत, सड़क परिवहन, दूरसंचार, जहाजरानी एवं बंदरगाह, हवाई अड्डों एवं वायु परिवहन में अधिकाधिक निजी साहस का अवसर मिलेगा। निर्यातोन्मुख औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सुविधाएं प्रदान की गई हैं ताकि निर्यात उद्योग की स्थापना में तेजी रहे।
राज्य सरकारों ने भी औद्योगिक क्षेत्र में कई सुधार एवं सुविधाएं प्रदान की हैं, जो देश के तीव्र औद्योगिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करने में मददगार रही हैं। रक्षा उद्योगों में भी निजी क्षेत्र के प्रवेश की छूट के साथ ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा 26% कर दी गई है। औषधि निर्माण और टाउनशिप निर्माण में विदेशी निवेश सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई। दूरसंचार क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। प्राकृतिक गैस तथा LNG पाइपलाइनों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा 100% कर दी गई। पेट्रोल उत्पादों की पाइपलाइनों, अन्वेषण एवं मार्केटिंग में स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की छूट। वैज्ञानिक एवं तकनीकी पत्रिकाओं, पुस्तकों, जर्नलों के मुद्रण में कुछ शर्तों के साथ 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति मिली। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख आर्थिक सुधार किए गए, जिससे हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ बढ़ सके और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी प्राप्त कर सके। बाकी की क्या बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।